Hello and good afternoon, students. So we are discussing about quantum numbers in our last class, and we have discussed the three quantum numbers that are the principal quantum number, azimuthal quantum number, and magnetic quantum number. We have discussed these three in the last class. Today we are discussing the fourth quantum number, which is spin quantum number. The last three quantum numbers were derived from the Schrödinger wave equations for an electron. The fourth one today we are going to discuss about spin quantum number is not derived from the Schrödinger wave equation. तो बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे स्पिन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, ऑर्बिटल्स में कैसे स्पिन करता है. तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है इन सर्कुलर ऑर्बिट. तो ये ऑर्बिट कैसे स्पिन ये इलेक्ट्रॉन जो है हमने कहा था एक ऑर्बिट में स्पिन करता है. तो वो स्पिन कैसे होता है? तो उस स्पिन को डिनोट करने के लिए उन्होंने कहा कि या तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा. सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ. क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ये घड़ी की तरह घूमेगा इलेक्ट्रॉन. एंटी क्लॉकवाइज ये वाला सेक्शन हुआ कि ये उल्टा घूमेगा. तो इन चीज़ को डिनोट करने के लिए उन्होंने स्पिन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट किया है और स्पिन क्वांटम नंबर को +1/2 और -1/2 कहते हैं. ये +1/2 और -1/2 ये डिनोट नहीं करता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है. स्ट्रिक्टली ये बस ये बताता है कि कोई दो इलेक्ट्रॉन है उनके अपोजिट स्पिन हो सकते हैं. तो इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बताया है कि एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा इन चीज़ों को क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करने के बाद सबसे पहला जो एक प्रिंसिपल आता है वो प्रिंसिपल है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उस प्रिंसिपल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम कैन हैव टू according to him no 2 electrons in the same atoms can have the set of 4 quantum numbers. किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के पास 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते. मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उसका 3 सेट ऑफ क्वांटम, जैसे कि हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं कौन से, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. तो पॉली एक्सक्लूजन के हिसाब से ये कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास ये 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं. मान लो अगर n1 है, l भी 1 हो सकता है, m भी 1 हो सकता है. लेकिन वो कहता है कि 4 का 4 जो है वो क्वांटम नंबर्स वो सेम नहीं हो सकता. तो ये +1/2 होगा या -1/2 होगा, कुछ ऐसा होगा. तो ठीक, अगर ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये डिफरेंट होगा. तो 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं. यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ, एजिमुथल हुआ, मैग्नेटिक हुआ, ये 3 सेम हो सकते हैं. लेकिन जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट ही होता है. मतलब ये इसका कहने का ये मतलब है पॉलीज एक्सक्लूजन में कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जब एक ही पॉइंट पे, जब हम वेव की बात कर रहे हैं तो ये एक ही पॉइंट पे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना. तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी जब इलेक्ट्रॉन है उसका जो फोर्स क्वांटम नंबर्स हर किसी का सेम नहीं हो सकता. सेम होने का क्या मतलब है? सेम होने का मतलब ये होता है कि उसका एग्जिस्टेंस ही एक ही जगह पे है. ठीक, एक ही जगह पे एग्जिस्टेंस है. तो ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा अभी? इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर के हिसाब से कह रहे हैं हम, रेडिएशंस के हिसाब से बोल रहे हैं. हेजनबर्ग ने जो डिराइवेशन किया इलेक्ट्रॉन के लिए, जो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया या उन्होंने जो इक्वेशन दी, वो इक्वेशन हमारा वेव नेचर के हिसाब से वो इक्वेशन है. तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन को कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल. थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको आप निकालिए. तो एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एक सबसे बढ़िया टेक्निक है, या तो शॉर्टेस्ट टेक्निक है, उसको कहते हैं हम 2n² लगाओ सीधे. 2n² से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो n यहाँ कितना है? n = 3 है. तो 2 × 3 का स्क्वायर हुआ
थ्री जा 9, 9 टू जा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, थर्ड शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे भी सेम तौर पर अगर हमारे पास कोई कहेगा कि हमें सेकंड शेल में निकालिए, सेकंड शेल में तो हम कहेंगे 2 इंटू एन स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। अब लेकिन इस चीज़ को 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे तरीका क्या है, तरीका कुछ ऐसा है कि हम पहले क्या करेंगे, हमें क्वांटम नंबर से एन एल एम और एस हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ गिवन क्या है, एन है, एन इज इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 गिवन है। तो एल की वैल्यू कितनी होती है, n-1, 0 to n-1 होती है एल की वैल्यू। तो यहाँ पे 0, 1 और 2। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बराबर होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर होती है -L 0 टू +L, ए बराबर होती है मैग्नेटिक क्वांटम। तो यहाँ पे 0 0 आएगा, तो -1 0 और +1, और यहाँ पे -2 -1 0 +1 और +2, ये है। अब स्पिन, स्पिन का क्या है जी, स्पिन का एक ऑर्बिटल में कितने स्पिन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन का, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3, तो 6 सेम। तो आप बना सकते हो, यहाँ पे 6 ऐसे बनाओगे, एक, तो ये कुछ ऐसा है, 3 ऑर्बिट है तो इसमें 6 6 सेम। इस तरह इसमें कितना, इसमें कितना हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन्स बच सकते हो। ठीक, सॉरी। तो जब इसको काउंट करोगे आप, तो जब ये टोटल नंबर काउंट करोगे तो हमारा कितना हुआ, इसमें 2 हुआ हमारा। ठीक, इसमें हमारे पास कितने हुए, इसमें हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, 18 नंबर, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास कितना, थर्ड सेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने सीधे डायरेक्टली भी किया तो उसके हिसाब से हमारा 18 आया। ऐसे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में या किसी सब शेल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमें बताया जाएगा तो हमें ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज दिए गए हैं, उन डायरेक्ट फार्मूलाज से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये है, नंबर ऑफ सबशेल्स के लिए नंबर ऑफ सबशेल्स बराबर होता है नंबर ऑफ शेल्स से, जितना शेल होगा उतना सबशेल्स होगा। अगर हमारे पास 2 शेल हैं उसमें 2 सबशेल होगा, सेम। ठीक, तो ये है हमारा शेल्स और सबशेल का केस। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी शेल में कितने ऑर्बिट n स्क्वायर के बराबर, किसी ऑर्बिटल में सबशेल्स कितना, 2l + 1। l क्या है हमारे पास, एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें, इलेक्ट्रॉन बराबर है 2l + 1। तो ये है हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज। और यहाँ पे मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग करके हमें बताएं, नहीं तो लास्ट जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम फिर से बताएंगे, फिर भी आप घर पे ट्राई करें। फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फोर्थ शेल में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली आपको डायरेक्टली भी करना है और इनडायरेक्टली भी करना है। जैसे डायरेक्टली हमने जो बताया कि नंबर ऑफ शेल्स बराबर होता है 2n स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे आप सीधे n की जगह 4 लिखोगे, 4 स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हुआ, 4 4 16 16 16 इंटू 32 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये से नहीं, आप n l m और s ऐसे करोगे, फिर यहाँ पे n की जगह कितना रखोगे, 4 रखोगे। तो वैसे देखोगे आप कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन करने के दिया है कि फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट n4, फोर्थ शेल में सेम है, लेकिन यहाँ पे s = 1 + 2, स्पिन एक ही स्पिन है। तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचें फिर बताएं कि कितना होगा। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउस प्रिंसिपल के प्रिंसिपल ऐसे कहते हैं कि ये अफबाउ जो है वो साइंटिस्ट नहीं है कोई। अफबाउ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। क्या, कंस्ट्रक्शन, बनाना। तो अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम ये कंस्ट्रक्ट करते हैं कि
कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो रिसेंट जो हमारे अभी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वो अहबा प्रिंसिपल के बेसिस पे ही करते हैं कि कौन से शेल को पहले भरोगे, किस शेल को बाद में भरोगे। तो ये बताता है हमें अहबा प्रिंसिपल कि हमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है। तो अहबा प्रिंसिपल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इंक्रीज ऑर्डर एनर्जी का मतलब ये है कि जिसका सबसे एनर्जी कम होगा उस शेल को हम पहले भरेंगे, इसके बाद इससे ज़्यादा, फिर इसके बाद उससे ज़्यादा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, आगे आगे जितना जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा उतना एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अपने क्या भरते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स भरते जाते हैं। अब इन एनर्जीज को, जब इस एनर्जीज की बात, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात की, तो किस शेल में, जैसे कि 3s है हमारे पास और 3d है, तो इन दोनों शेल में से हमें कौन से शेल की एनर्जी ज़्यादा है कैसे पता चलेगा। तो वो हमारे पास एक रूल है n+n रूल। इस रूल के हिसाब से हमें पता चलेगा कि किस शेल की कितनी एनर्जी है। तो यहाँ पे एक देख लीजिए n+l रूल n+l रूल। तो मान लो हमने ले लिया, जैसे ये है कि हमारा 4s और 3d मान लो, एक से मतलब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी तो हम लोग को नॉर्मली सबको पता होता है। तो 4s और 4d, तो यहाँ पे n+n रूल लगेगा और हम पता करेंगे कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो 4s + 4p, तो नॉर्मली पहले ये देख लो S, P, D, F, नॉर्मली इतना तक। तो S0, P1, 2 और 3 ये होता है एजिमुथल S = 0। तो अब यहाँ पे 3n, यहाँ पे n+l का रूल देख लो, n+l रूल कितना है। तो यहाँ पे देख लो n+l रूल 4 यहाँ पे 4 है, और s कितना है, s हमारे पास 0 है, तो ये कितना हुआ, 0 हुआ। और 3d है, 3d का कितना वैल्यू है, d का हमारे पास कितना वैल्यू है, 2, कितना है, 6 हो गया। तो इस केस में हमारे पास हम किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 4s की एनर्जी, हमारा 3d की एनर्जी ज़्यादा है यार, इसलिए हम 3d को बाद में भरते हैं, 4s को पहले भरते हैं। इसलिए जैसे अभी देख लो इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन हम लिख लेते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 1s2, ऐसे लिखते हैं 2s2, 2p6 हैं, 2p6, इसके बाद 2d होता है, नहीं, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p के बाद 4s2 भरते हैं हम, फिर 3d भरते हैं, ठीक। 3d को हम बाद में भरते हैं, 4s को हम पहले भरते हैं। इसका रीज़न यही है कि 4s की एनर्जी कम है 3d से, इसीलिए हमने जैसे बताया कि 3d एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए हम 3d को बाद में भरते हैं। इसको कहते हैं हम n+l रूल, n+l रूल। तो अब n+l रूल ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, ऐसे मतलब लेंथी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर इस चीज़ को डायरेक्टली अगर समझाने के लिए, तो अखबार ने एक दे दिया, क्या एक लॉ दे दिया या एक अरेंजमेंट दे दिया। उसने कहा कि चलो 1s के बाद हमारे पास एक शेल होता है, 2s में हमारा 2s होता है, फिर 2p होता है, सॉरी, फिर यहाँ पे 2p मिसिंग है, हाँ यहाँ पे 2p भी है, तो ऐसा है 2s 2p फिर 3s 3p 3d होता है। अब 4s जितना यूज, 4s 4p 4d और 4f होता है। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटा है इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो ऐसा 5s 5p होता है, फिर 6s 6s 6p 5p 5p 5d, जितना मतलब कन्फिग्रेशन होते जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऐसे पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s, फिर 2p 3s में, इनके पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में। ऐसे ये जो अरेंजमेंट है वो ऐसे, इसके पहले 1s में भरा, पहले ये वाला, जैसे ये पहले 1s, फिर 2p, टू 2s, फिर 2p
3s में, फिर 3p 3s में, 4s 4, ये वाला अरेंजमेंट जैसे हमने आपको n+l रूल, और ये अगर आप ये याद रखोगे या आपको ये करोगे तो आपको जो आसान लगे या आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे वो सही है। अब जो हब्बा प्रिंसिपल दिया गया, इफ़ ये हब्बा प्रिंसिपल सभी एलिमेंट्स के लिए या सभी कन्फिग्रेशंस के लिए सही है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये है, अहबाब रूल एक जगह फॉलो नहीं होता। तो अहबाब रूल कहाँ फॉलो नहीं होता? अहबाब रूल मेनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे या सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज का मतलब है जैसे हाइड्रोजन है, He+ है, और लिथियम 3+ है, तो इनमें सब में क्या है, एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन चीज़ों के लिए ये n+l रूल वैलिड नहीं है, अफबाउ प्रिंसिपल ये वैलिड नहीं है। तो इन केस में क्या है कि एनर्जी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से है। तब मान लो एक जगह ऐसा होगा जब आप n+l, यहाँ पे एक ये बात देख लो, जब आप n+l फाइंड कर रहे होते हैं तो किसी जगह ऐसा होता है कि आपका n+l दो, और मतलब दो शेल्स के लिए आपका सेम आता है। मान लो आपका 3s और 3p का आपका n+l का जो वैल्यू आया वो दोनों 3 आया, 4s और 4p का, मान लो 4s और 4p का। एक मिनट, मान लो आपका जो है 4p और 2d मतलब 3d की जो आपका n+ वैल्यू है वो सेम आ गई। तो सेम आने के केस में आप कैसे कन्फिग्रेशन करोगे, कैसे किसको पहले भरोगे? तो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, जैसे कि 3d का एनर्जी ज़्यादा 4s मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इन दोनों की एनर्जी से ये हम मान रहे हैं, अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपको दिख जाएगा बीच में। तो यहाँ पे ये मान रहे हैं कि अगर किसी भी दो शेल्स की जिनका हमारे पास जैसे कि 4s 4p और 3d है, इन दोनों की हमारे पास n+l की जो वैल्यू आई वो सेम आई, मान लो 2 आ गई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो 2 आ गई, तो 2 आई, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आप तो ये दोनों तो बराबर है, आप किसको भरोगे, आप किस में पहले इलेक्ट्रॉन्स भरोगे? तो ये आप ये देखोगे इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा, जैसे इस केस में 4 का ज़्यादा, p का ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा, इसलिए हम 3d को पहले भरेंगे, 4p को बाद में भरेंगे। ठीक, ये था हमारा अफबाउ प्रिंसिपल्स। और अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, अफबाउ अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसको हम जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। अफबाउ का मतलब ऐसे बोलते हैं कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो आपको ये कहना है कि अफबाउ प्रिंसिपल किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, अफबाउ का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। होप आप लोगों को समझ में आया। ऑनलाइन सेशन में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। अभी हम जो वीडियो दे रहे हैं और जो नोट्स दे रहे हैं उनको आप मेंटेन करके रखें। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।